नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीएस सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीएस सोमेश सिंह, जिस पे बातें होती हैं कॉमर्स के ज्ञान की। आज का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिसको ही हम लोग आज करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और क्यों इसका नीड है और कैसे क्यों कौन इसको इशू करता है, ये जो गाइडलाइंस है ये कौन बताते हैं, और जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, मेजरमेंट का और रिकॉग्निशन का जो सिस्टम है जो चला आ रहा है इंडिया के अंदर, उसको हार्मोनाइज करने के लिए, उसको यूनाइट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लाने के लिए, ठीक है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जो आईसीएआई के अंतर्गत वर्क करती है, ठीक है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसको क्यों बनाया गया, उसका रीजन क्या था, ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने से फायदा क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर नहीं रहता तो क्या होता। तो ये हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आज डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो जनरली हम लोग देखते क्या है कि जो बच्चे 11-12 का नॉर्मल अकाउंटिंग का कोर्स सिलेबस पढ़े हुए हैं और बीकॉम वगैरह कर लिए हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, अनटिल अनलेस के वो किसी सीए साहब के अंदर या सीए के अंदर कार्य नहीं किए हुए हैं वो, या वो सीए से रिलेटेड कुछ कोर्सेज नहीं किए हुए हैं, या सीपीटी या सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल वॉटेवर जिसमें भी हो वो नहीं किए हुए हैं, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नहीं जानकारी होती है। और इवन बहुत सारे बिजनेसमैन से हम लोग मिलते हैं, जब उनको हम बताते हैं कि देखिए इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें पता नहीं हो पाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में होता क्या है और इसका नीड क्या है, ठीक है, जरूरत क्या है, कौन इशू करता है इसको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको बनाने के पीछे लॉजिक ये है, रीजन ये है कि एक ही ट्रीटमेंट, एक ही अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स और इवेंट का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, उसका मेजरमेंट अलग तरीके से, उसका रिकॉग्निशन अलग तरीके से, उसका प्रेजेंटेशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो अकाउंटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है मेरा, वो बुक ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में जरूरत महसूस होती है स्टैंडर्डाइजेशन का। जैसे आप अगर मानक लेते हैं, जैसे वेट का मानक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट अगर है तो केजी है। पहले जमाने में शेर हुआ करता था, है ना, शेर वगैरह में मेजरमेंट होता था, गांव सब में मेजरमेंट होता है, या डिस्टेंस को मेजर करने का अलग अलग भी ये है। बट अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन का माप का बात करें तो मीटर में, सेंटीमीटर, मीटर में, फिर आपका जो है किलोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं। उसी तरह का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है उसके लिए भी स्टैंडर्डाइज किया गया है, उसको हार्मोनाइज किया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसका कि ट्रीटमेंट लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, पर्सनल जजमेंट के हिसाब से, पर्सनल एस्टिमेशन के हिसाब से, है ना, कहीं सुनी बातों के हिसाब से करते हैं। तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ट्रीटमेंट को, डिस्क्लोजर को, प्रेजेंटेशन को, है ना, मेजरमेंट के टेक्निक्स को लाया गया है, जिसको कि लाने का श्रेय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को जाता है, जो कार्यरत है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में एक बोर्ड का स्थापना किया, जिसको कि हम लोग एएसबी बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया, वो इन चीजों को, जरूरत को समझा, क्योंकि आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो अकाउंटिंग बॉडी है, सॉरी, अकाउंटिंग रेगुलेटरी बॉडी है, जो पूरा इंडिया के अंदर अकाउंटिंग किसी भी चीज का कैसे होगा उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो बनाती है, ठीक है, और सब सर्कुलेट करती है। जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो अकाउंटिंग जो करते हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ आईसीएआई करते हैं। तो वो गाइडेंस जो रिटन फॉर्म में है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, जिसको कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है रिटन फॉर्म में, उसी को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा उसको, उसका, और कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में, जिससे कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल बनाते हैं, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है लोगों का, मतलब स्टेक होल्डर्स का, जो मैंने डिफिनेशन भी दिया हुआ है अकाउंटिंग का डेफिनेशन, उसमें बताया है कि स्टेक होल्डर्स के जरूरतों को, उनकी जरूरत क्या है,
इंफॉर्मेशन चाहिए उनको। उनका जरूरत क्या है, वो डिसीजन मेक करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। तो उन डिसीजंस को फुलफिल करने के लिए, उन डिसीजंस का जो रिक्वायरमेंट है उस इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, और उसको बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मदद करता है। बेटर प्रेजेंटेशन और बेटर ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को प्रेजेंट करने के साथ साथ ट्रीटमेंट और सारा चीज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस ट्रांजैक्शंस के ट्रीटमेंट को हार्मोनाइज करता है। इसलिए इस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किया गया है आईसीए के द्वारा, उसको हार्मोनाइज करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को, ट्रीटमेंट्स को हार्मोनाइज करने के लिए एएसबी को रिक्वायरमेंट हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को रिक्वायरमेंट हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का। ठीक है, तो अभी तक जो है कह सकते हैं 29, है ना, रिटर्न में भी है 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है लाया गया है इंप्लीमेंट करने के लिए। और हम लोग जो अकाउंटिंग बॉडी, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो उनको अपना रिटर्न रूल्स के रूप में फॉलो करते हैं, और उसी के बेस पे अपना ट्रीटमेंट्स जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, मेजरमेंट और इसका जो डिस्क्लोजर ट्रीटमेंट्स है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अभी तक कर रहे हैं, आगे उसको और कंटिन्यू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इंपॉर्टेंट समझिए, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? जो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो हम लोग गैप पढ़े थे, याद होगा आपको, जब हम लोग गैप पढ़ रहे थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो वर्ल्ड वाइड, मतलब नहीं होता है, वाइडली एक्सेप्टेबल, जो वाइडली लोग फॉलो करते हैं उसको अपने अकाउंटिंग करने के दौरान, उस तरह के प्रिंसिपल्स को, पॉलिसी को, कंसेप्ट को, कन्वेंशंस को, मॉडिफाइड एजम्पशंस को हम लोग क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में लाया गया है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उस सारे चीजों का अध्ययन हम लोग गैप के अंतर्गत करते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट जब हम लोग गैप का क्लासेस बता रहे थे, करा रहे थे आपको, उसमें बताए थे, एक एक कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस किए थे जो जनरली एक्सेप्टेड है, लो हर अकाउंटेंट उसको फॉलो करता है, जितना भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं सब लोग उसको फॉलो करते हैं। उसी को रिटन फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू, किसी पर्टिकुलर कॉस्ट, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को कैसे रिकॉग्नाइज, कैसे मेजर, कैसे ट्रीटमेंट और डिस्क्लोज करेंगे, वो बताता है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम लोग गैप में भी सारा चीजों को एक एक करके पढ़े हुए थे, लेकिन वहां को स्पेसिफाई ये नहीं कराया गया था कि हमको कि स्टैंडर्ड ही है उस पर, ऐसा कुछ नहीं था। अब हम लोग देखते हैं क्या है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो पॉलिसी है अपना, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पॉलिसी, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट का पॉलिसी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का पॉलिसी, वो सारा पॉलिसी को कैसे हम लोग जो रिटर्न है उसका सारा तरीका जो है, ट्रीटमेंट कब कहां करना है, वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि सारे ट्रांजैक्शंस का 29 अभी तक जो है डिस्क्लोज करने से रिलेटेड भी कुछ एएस है, कुछ एएस ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी है, कुछ एएस मेजरमेंट से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक कितना इशू हुआ है, क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है दैट कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, क्या कवर करता है? रिकॉग्निजन। मैंने बताया अभी, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो रिकॉग्निजन से रिलेटेड, रिकॉग्निजन, रेवेन्यू, रेवेन्यू का रिकॉग्निजन कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में, कैसे लाएंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में, उसके बारे में बताता है। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है दैट कवर्स, जो कवर करता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है, क्या कौन कौन सा एस्पेक्ट को कवर करता है? तो मेजर, रिकॉग्निजन के एस्पेक्ट को कवर करता है, मेजरमेंट के एस्पेक्ट को कवर करता है, कैसे हम लोग मेजर करेंगे, क्लियर है, किसी भी ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को कैसे मेजर करना है वो बताता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बताता है, प्रेजेंटेशन क्या होगा इस एस्पेक्ट को कवर करता है, एंड डिस्क्लोजर कैसे होगा, किसका? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का, कहां? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का रिकॉग्निशन कैसे होगा, मेजरमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे होगा, इससे रिलेटेड जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसी को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा इशू किया गया है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है 1977 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिन्होंने फील किया कि क्यों ट्रांजैक्शंस, कुछ एक ही ट्रांजैक्शन को कोई दूसरा अकाउंटेंट किसी तरह का करता है, तीसरा अकाउंटेंट को और ट्रांजैक्शन को ट्रीटमेंट करने का तरीका उनका कुछ और है, जिससे क्या हुआ, बुक ऑफ अकाउंट्स का जो है कंपेरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि मुख्य
उद्देश्य है बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने का। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मुख्य उद्देश्य ही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा हो जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट को जो है बुक ऑफ अकाउंट्स से जो उनका इंटरेस्ट है क्यों चाहिए, तो इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो वो उनको प्रॉपर्ली मिलता रहे, ठीक है, उनको डेविएट नहीं करे, इंफॉर्मेशन ऐसा हो जो रिलायबल हो, इंटरफॉर्म कंपैरिजन और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन के लिए मतलब वो बुक जो बुक ऑफ अकाउंट्स है वो प्रोवाइड करता हो स्पेसिफिक मटेरियल्स, ठीक है, स्पेसिफिक फैक्ट्स प्रोवाइड करता हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, जिससे कि कोई भी जो थर्ड पार्टी है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो डिसीजन मेक कर पाए, ठीक है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपैरिजन का जो प्रॉब्लम था कि यार तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो एक ही ट्रांजैक्शन का, हम कुछ और ट्रांजैक्शन उसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कैसे होगा, स्टेक होल्डर्स तो डेविएट कर जाएंगे, वो इंटरफॉर्म कंपैरिजन तो उनसे संभव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंटरफॉर्म कंपैरिजन नहीं हो पाएगा तो वो डिसीजन कैसे ले पाएंगे। मान लो वेदर इन्वेस्ट करना है स्टेक होल्डर्स को ए कंपनी में या बी कंपनी में, और ये अलग ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है किसी और ट्रांजैक्शन का, और वो अलग ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है किसी उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, तो उस केस में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो जहां की स्टेक होल्डर्स का जो मुख्य उद्देश्य है बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने को से लेने का, उनका मुख्य उद्देश्य है कि हमको बुक ऑफ अकाउंट से इंफॉर्मेशन लेना है, वो कहीं ना कहीं डेविएट कर जाता है, क्लियर है। तो उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइंस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करता है कि भैया इस चीज का ट्रीटमेंट ऐसा ही करना चाहिए, ये सब लोग फॉलो करता है। अच्छा ठीक है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना ही है, ईच एंड एवरी को फॉलो करना ही? देखिए भैया, गाइडलाइंस है, नियम बनाया हुआ है, आपको करें या ना करें आपके मर्जी पे है, लेकिन एज ए टैक्स एज ए अकाउंट एक्सपर्ट हम लोग ये बताते हैं लोगों को कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियमों के हिसाब से करना चाहिए बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं, कंपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो वहां तो मैंडेटरी है, ठीक है, कि आपको बुक ऑफ अकाउंट्स बनाना है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह जैसे मान लिया अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वहां आपको बुक ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हुए बनाना है। इवन जो है आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत भी जो अगर आप कंपनी आपकी है तो उसमें भी आपको बताना पड़ता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। टैक्स ऑडिट वगैरह के दौरान में आपको बताना पड़ता है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में कि आपने वहां फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीगल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वैधानिक रूप से नहीं है कि सभी जितने तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सब पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके ही एंट्री बनाएं, कराएं, प्रेजेंटेशन कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, मेजरमेंट कराएं, ऐसा नहीं है। बट जनरली लोगों को जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको बुक ऑफ अकाउंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही ध्यान में रखते बनाना पड़ता है, और कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है जो उनके लिए मैंडेटरी है, उसी के हिसाब से करना पड़ता है। अदरवाइज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको ऑडिट करते हैं उनको रिपोर्ट भी करना पड़ता है कि देखिए भाई इस ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है और उन्होंने इसको नहीं फॉलो किया है, इसके वजह से ये डेविएट करेगा इतना अमाउंट रुपीस का प्रॉफिट, परफॉर्मेंस या लॉसेस, ठीक है, या एसेट्स का वैल्यूज व्हाटएवर जो भी है, रिकॉग्निशन या मेजरमेंट जिसमें भी है वो वैल्यू चेंजेस आएगा। तो अगर कोई कंपनी मान ली लिस्टेड है और वो किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उनको फॉलो करना ही था उसको फॉलो नहीं किया हुआ है, तो उनके ऑडिटर को जो ऑडिट करते हैं उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनको नहीं फॉलो किए हुए है, जिसकी वजह से इनका फिगर इतना इतना अमाउंट से डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो स्टेक होल्डर्स है वो अपना डिसीजन मेक कर पाते हैं, प्रॉपर्ली कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, और एक चीज और है, ये क्या है ना, ये ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट्स है। ऑथोरिटेटिव का मतलब है कि बता देता है, गाइड ऊपर से एक इंस्ट्रक्शन टाइप का है कि हाँ ये चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये चीज इस ट्रीटमेंट को इस केसेस में ये चीज फॉलो करना है, इसका इस तरह से ट्रीटमेंट कीजिए, इसका इस तरह से प्रेजेंटेशन कीजिए, इस तरह से डिस्क्लोज कीजिए, ये बताता है। तो जो एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये एक ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट्स है जो इशू करता है आईसीएए के द्वारा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, क्लियर है, हम बताए शुरू में ही कि क्यों एएस का जरूरत क्या है, वाई एएस, ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन यहां लिखा हुआ था वाई एएस, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आखिर क्यों, नीड क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीड है अकाउंट को जो प्रेजेंटेशन है, जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनाता है लोग, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, हार्मोनाइज करना है ना। अलग अलग ट्रीटमेंट्स, लोग अलग अलग चीजों का, एक ही चीजों का अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहा है, अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है, उसी को हार्मोनाइज करना है, यूनाइट करना है, ठीक है। तो बीइंग
टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। एएस क्यों, वाई एएस? तो वह एएस इसलिए कि यूनिफॉर्मिटी आ जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करने से यूनिफॉर्मिटी आता है। किस में? तो हम डाटा को कंपेरेबल कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं बुक ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, वो कंपेरेबल हो पाएगा। कंपेरेबल दो तरह से, इंटरफॉर्म और इंट्राफॉर्म। ठीक है, ये हम बताए थे, इंटरफॉर्म और इंट्राफॉर्म, इंटर पीरियड और इंट्रा पीरियड, एक पीरियड से दूसरे पीरियड, और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिलायबल कर सकते हैं। जब कंपेरेबिलिटी पॉसिबल हो पाएगा तो बुक ऑफ अकाउंट्स रिलायबल भी होगा, विश्वसनीय भी होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, उसके अंतर्गत कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो चुका है हम बताते हैं। देखिए आप क्या है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस चीजों पे अभी तक आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक किन किन चीजों पे आ चुका है, हम लोग का गाइडलाइंस आ चुका है। आने वाले भविष्य में और भी अगर ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को लेके इस तरह का डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंस ट्रीटमेंट रहेगा समाज के अंतर्गत, कंट्री के अंतर्गत, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को 1, 2, 4, 5, 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट जैसे जैसे समय बीतते जाएगा लोगों को डिफिकल्टीज फेसेस होते जाएंगी, और इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स कहीं कहीं डेविएट करेगा इन्फॉर्मेशन से, तो एएस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मेरा वो फिर से लाएगा। ठीक है, अब आइए, अभी तक जो है अकाउंटिंग पॉलिसी, अभी अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, पहला ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक जो मेरा है वो है कैसे हम अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर। मैंने शुरू में ही बताया था गैप में कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, नोट्स ऑन अकाउंट्स बना के या एक्सप्लेनेशन टू अकाउंट्स जो है उसमें बना के कैसे डिस्क्लोज करेंगे। वो डिस्क्लोजर एएस है, ये हम बताएं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसा जो मेजरमेंट से रिलेटेड है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है और ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे डिस्क्लोज करना है, कि भैया नोट्स ऑन अकाउंट जब हम बनाते हैं उसमें डिस्क्लोज करेंगे, हाँ इस चीज के लिए हम ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए, इस चीज के लिए ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए, वो लिखेगा। फिर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक्स, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, ठीक है, और WIP वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, तो इसका स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का कैसे फ्लो हो रहा है एंटरप्राइजेस के अंतर्गत, कैसे कैश आ रहा है, किस किस एक्टिविटीज के अंतर्गत कैश आ रहा है, और उस एक्टिविटीज के अंतर्गत कैसे कैसे कैश जा रहा है, क्या उसका जो है बैलेंसेस बचा हुआ है, कैश का कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना बचा हुआ है, वो सारा जो है एक स्टेटमेंट बना के बताते हैं। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है। उसके अंतर्गत सारा नियम, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, कैसे एक्टिविटी को प्रेजेंट करेंगे, वो सारा बताता है। ये भी एक डिस्क्लोजर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब देखिए कुछ बैलेंस शीट बना दिए 31 मार्च 2024 मान लिया अभी आ रहा है, हम उसमें कर दिए बैलेंस शीट बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो अगर बैलेंस शीट बनाने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा हो जाए जो अगला अकाउंटिंग पीरियड में इफेक्ट करेगा, लेकिन वो आज ही पता चल गया, कब पता चल गया, बैलेंस शीट बनाया और 2 दिन के बाद बैलेंस शीट का डेट खत्म हुआ। जनरली क्या होता है, बैलेंस शीट का डेट खत्म होता है, फिर भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंट्रीज वगैरह उस डेट का चल रहा है, मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ है, तो और बाद में पता चला, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बुक ऑफ अकाउंट्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी समय पता चला कि कुछ ना कुछ हैपनिंग हो गया है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, या कुछ ऐसा इवेंट्स हो गया है जिसको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मिसलीड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, तो उस केस में क्या करते हैं, उसको हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद में आया है, उसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के द्वारा, उसमें रूल्स लिखा हुआ है, नियम लिखा हुआ है, वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बताते हैं। तो ये AS4 है। AS5 क्या बताता है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजिंग इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हम कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं, प्रायर पीरियड आइटम में क्या है, अकाउंटिंग पीरियड तो मेरा 31 मार्च 2024 है, बट 23 जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था 31 मार्च 2023 को, उसके पहले किसी फाइनेंशियल ईयर
ईयर में या उस फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ ना कुछ ऐसा घटना हो गया है जो कि हम नहीं ले पाए थे बुक ऑफ अकाउंट्स में, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट्स था जिसका कि हम लोग इफेक्ट नहीं ले पाए थे उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जिससे रिलेटेड था, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करें, उसी को बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। तो प्रायर पीरियड आइटम मतलब जिस पीरियड का आप अकाउंट्स बना रहे हैं उस पीरियड के पहले के पीरियड का अगर कुछ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का इफेक्ट लेना आप उस पीरियड में भूल गए थे तो उसको इस बार कैसे लिया जाए, उससे रिलेटेड नियम को कौन बताता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बताता है। फिर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मेरा, आप चेंजेस कुछ किए लगता है, 7 के बाद 9 है फिर, ठीक है, 1 मिनट। देखिए 6 जो है मेरा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है, ये हालांकि अब जो है रिवाइज हो गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है, ये खत्म है। फिर है आपका अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रिवाइज AS 7 है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 6 एक्चुअली जो है एबोलिश हो गया है, हटा दिया गया है, ठीक है, और उसके जगह पे हम लोग 6 के में अभी उसको चेंजेस कर रहा है। 7 जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ट्रांजैक्शन होता है कंस्ट्रक्शन का जो मोर देन 5 ईयर, 6 ईयर, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स ऐसा चलते रहता है। वन अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा का अगर कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन इसका काम करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो नियम है, इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट का कहानी है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम लोग पढ़े थे गैप में, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पढ़े थे, तो उसमें देखे थे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इंटरेस्ट के केस में, कमीशन के केस में, सेल्स के केस में, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के केसेस में, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, नहीं पढ़े थे सारा हम लोग रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में। तो इससे रिलेटेड और वाइड डिस्कशन, वाइड नियम, रूल्स सारा दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ये फिक्स एसेट्स का है, AS 10 ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, उससे रिलेटेड कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, वो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है। फिर 11 में मेरा है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखिए क्या है, बिजनेस करते समय अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेडर अगर हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा काम है, तो उस केस में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट्स है, क्योंकि आपको पता है ना फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, पर डे डॉलर का वैल्यू चेंज होता है, आपको भी पता है, पर डे जो है यूरो का वैल्यू चेंज हो रहा है, अदर करेंसी जो है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन करेंसी। तो उसको कैसे अपने बुक्स में लाएंगे, उससे रिलेटेड जो नियम है, उससे रिलेटेड जो रूल्स है, वो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 डील करता है, क्लियर है। अब देखिए क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। आपको पता है बिजनेस करते समय बड़े बड़े व्यापारी को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और अगर आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट आपको क्या करता है, ग्रांट्स देता है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स देती है, बेनिफिट्स, मदद देती है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो उस ग्रांट्स का कैसे जो है हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है लोन के रूप में भी आपको, और रिपेमेंट जब लोन का देगा तो रिपेमेंट देगा, और कुछ ग्रांट्स ऐसा है जो सब्सिडी के रूप में देता है कि चलो ठीक है भैया ये आपको रिटर्न नहीं करना है। तो उस केस में जो ग्रांट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स का, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील करता है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या हम बताना चाह रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन है, प्रायर पीरियड आइटम, आफ्टर बैलेंस शीट डेट कुछ ट्रांजैक्शन हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, प्लांट एंड मशीनरी, हैवी आइटम्स, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स चेंजेज आ रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इस पे भी अकाउंटिंग, क्योंकि ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल टाइप का है, तो ट्रीटमेंट भी सब आदमी अलग अलग तरह से सोचेगा, अलग तरह से प्रेजेंट करेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं भाई, यहां एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दो जो हर आदमी हार्मोनाइज रूप से फॉलो करे और यूनिफॉर्मिटी लाए, क्लियर है चीज। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में करता है या गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में करता है, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड कैसे डिस्क्लोज करेंगे, अगर उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आएगा तो कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म वैल्यू फ्लक्चुएशंस होगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म वैल्यू फ्लक्चुएशंस होगा तो क्या करेंगे, उसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, किस तरह के इन्वेस्टमेंट को कहां डिस्क्लोज करेंगे, वो सारा चीज, वो सारा नियम रिलेटेड चीज जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स में। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप इसको जानते हैं, समझते हैं, तो
तो ही देखिए क्या होता है ना, मैंने शुरू में ही कहा था, जिसने गैप जाना, गैप जाना मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ जर्नल एंट्री से काम नहीं चलने वाला है कि ठीक है परचेज कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, सेल कर दिया जो है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इससे काम हो जाएगा। एक्सपेंसेस का एंट्री कर लिया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स या डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, नहीं चलेगा इससे काम। आप सिर्फ जर्नल एंट्री, वो भी विदाउट नोइंग द गैप, द अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो हम शुरू में ही बताया कि आपके लिए नहीं होता है जो है जलता हुआ कुआं है, मतलब आग है, उसमें आपको ढकेल दिया जाए तो वो जलने के बराबर है। उसी तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट कराता है, थ्योरी से आपको अवेयर कराता है कि भैया है क्या अकाउंटिंग, हम कैसे कैसे ट्रांजैक्शन के साथ भविष्य में डील करने वाले हैं। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी आप 11 में हैं, मान लीजिए 12 में हैं, जैसे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो क्या सीखेंगे, कैसे इन ट्रांजेक्शन को, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन सारे ट्रांजेक्शन से कैसे डील करेंगे, वो आज ही आपके माइंड में फ्रेमवर्क होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको इसको पढ़ लीजिए, इसको सारी चीजों को जान जाइए आज ही, बट ये आपको आज ही अवेयर्ड होना चाहिए कि भविष्य में किन किन चीजों से मेरा सामना होने वाला है। ठीक है, आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं जो क्लास 10 क्लास नहीं होता है 9 6 के बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा समझिए, 11 12 सीए बनने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग फील्ड में आप जाने वाले हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने वाले हैं, तो इन चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आपका ब्रॉडर माइंड के लिए, आपके दिमाग को थोड़ा सा जो है इंक्रीज करने के लिए इन चीज़ों पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और ब्रॉड डिस्कशन। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड नियम नहीं बता रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो फिर से आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो नियम्स है, रूल्स है, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट और इसका डिस्क्लोजर का, तो वो सारा बताया जाता है। ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग 14 पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, कैसे हम लोग करते हैं अमलगमेशन का एंट्री, अमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ठीक है, अब क्या होगा अमलगमेशन, अब देखिए कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शंस भविष्य में आने वाले हैं आपको। एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर लिया, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर तीसरा कंपनी बना लिया। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलकर तीसरा पार्टनरशिप फर्म बना लिया। तो इस तरह से कैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करेंगे, इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो वहां तो मैंडेटरी हो जाएगा अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन का पूरा नियम कानून, है ना, क्योंकि आपकी कंपनी लिस्टेड है। तो उस केस बिल्कुल बोडा एंड जो है आइडिया का एग्जांपल बता रहे हैं कि भाई दो कंपनी है, दोनों अपने आपस में मर्ज कर गया। ठीक है, दोनों मर्ज करके एक तीसरा कंपनी बना लिया मान लीजिए, तो उस केस में आपका अमलगमेशन अगर होता है तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करेंगे, है ना, समझ में आया चीज की, दिमाग बढ़ेगा, बत्ती जलाइए अपना। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी है, और इसलिए हम बता रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड पे हम ध्यान फोकस कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आना चाहिए। सिर्फ पढ़िए मत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी रिटर्न, नो नो, समझिए कि अकाउंटिंग तब समझ जब आ जाएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अमलगमेशन देख लिए, दो कंपनी जब मिलेगा तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। इंप्लॉय बेनिफिट, पता है आपको, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हजारों हजार आदमी काम कर रहा है, तो जब वो रिटायर्ड करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलने वाला है ना, ग्रेच्युटी का बेनिफिट्स मिलेगा, उनको अर्न लीव ईएल का बेनिफिट मिलेगा, उनका सारा जीपीएफ कैलकुलेशन होके बैठा हुआ है, जीएसएस है, जीएसएस है, या डिफरेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। उसके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो आज ही आपके सैलरी से, मान लीजिए हम एम्प्लॉय हैं और कहीं वर्क कर रहे हैं, तो वहां मेरा जो जीपीएफ कट रहा है, वहां जो मेरा एनपीएस या सीपीएस कट रहा है, उसका ट्रीटमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रहा है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसको ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, कहां उसको दिखाता है, किस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करता है, अपना जो एनुअल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको कैसे डिस्क्लोज करता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करता है, कैसे उसको मेजर करता है, कैसे डिस्क्लोज करता है, वो सारा बताता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो गाइडलाइन किया हुआ है, सीएआई, द सुप्रीम बॉडी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, द सुप्रीम बॉडी ऑफ अकाउंटिंग जो है गाइड करता है एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड कि कैसे क्या क्या चीज हमको प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 करता है। अब देखिए बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, कोई एसेट्स परचेज किए, लोन लेके परचेज किए, लोन लेके जब परचेज करेंगे और वो एसेट्स क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, प्रोडक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, तो उस केस का जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट में क्या करते हैं, हम शुरू में बताए थे कि जो ओरिजिनल कॉस्ट का जब डेफिनेशन हम पढ़ा रहे थे कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, आप याद कीजिएगा, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट में बताए थे कि जब तक कोई एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाए तब तक का सारा खर्चा उसमें जोड़ते जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट,
एसेट्स हम खरीद के लेते आए, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मान लीजिए उसमें इंस्टॉलेशन का वर्क चल रहा है और 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, और वो लोन लेके हम बनाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं लोन लेके, एसेट्स बना रहे हैं लोन लेके, तो उस केस में जो उसका इंटरेस्ट का पोर्शन है वो कैसे कैपिटलाइज होगा?